नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आपको पता है ये सेशन डेली सुबह होता है 8 बजे या 9 बजे होता है, लेकिन आज वो क्लास तकनीकी समस्या की वजह से पूरी हो नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि आपका नुकसान क्यों हो, इसके लिए मैं एक क्लास आपके लिए फिर से लेकर के आ चुका। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमने पिछले 2 दिन के अंदर लाभ और हानि को पढ़ा है ना, और 2 दिन के अंदर हमने जो लाभ और हानि को पढ़ा, आज हमारा लाभ और हानि का तीसरा पार्ट है और आज हमारे प्रॉफिट लॉस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। जो भी साथी नोट्स बना रहे हैं ना, वो नोट्स बना लेना पूरे, एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, पूरे नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और याद रखना, उस हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आके पढ़ते हो। तुम तो ये समझ के चलना कि तुम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, तुम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, है ना। और वो सब चीजें आपको कवर करनी है। ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ध्यान रखना। ये हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये हमारा फर्स्ट लेवल है, और इस फर्स्ट लेवल के अंदर हम लोग है ना वो थ्योरी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेवल में जैसे आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, मैं वापस सेकंड राउंड स्टार्ट कर दूंगा। ये फर्स्ट राउंड फर्स्ट लेवल है, फिर सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड के अंदर मैं केवल और केवल एमसीक्यूज करवाऊंगा, और थर्ड राउंड के अंदर मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज करवाऊंगा। और ये मेरा कमिटमेंट है आप सभी लोगों से कि मैं आपका मैथ्स का और आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, तो तुम अच्छे से पढ़ना। और हाँ, ये भी आप याद रखना कि रात को 9 बजे लक्ष्य क्लासेज सेंट्रल एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर हमारी मैथ्स रीजनिंग की कक्षा भी होती है, आपको वो क्लास भी अटेंड करनी है। तो मेरे भाइयों, हम आज के सेशन को अभी शुरू कर रहे हैं। बड़ा प्यारा सा हमारा सेशन होगा, देखिएगा। हमने जो कल पढ़ा था ना, हम सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं वो आप लोगों को भी याद रखना है। और मैंने जैसा कि आपको बताया, नोट्स आपको सभी को बनाने हैं, ठीक है ना। सभी को आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। आप जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले ध्यान रखना, मैंने कल क्वेश्चन करवाया था, यदि एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, जिससे पहली वस्तु पर उसे 25% का लाभ, 25% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती है, दूसरी वस्तु पर 25% हानि होती है, 25% हानि होती है। तो बताइए कुल लाभ या हानि प्रतिशत, कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये हमारा एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करना, और ये देखना कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या करना है। पहली चीज आप याद रखो, जैसा हम लोगों ने कमिटमेंट किया, हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ी पहले, मतलब कल की क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कशन किया? हमने ये डिस्कशन किया था कि मेरे प्यारे भाइयों, विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। हमने डिस्कशन किया था कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, विक्रय मूल्य समान है। देखो, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। दूसरा हमने डिस्कशन किया था कि सर लाभ का प्रतिशत बराबर होना चाहिए हानि का प्रतिशत, यानी हमने ये डिस्कस किया कि लाभ का प्रतिशत बराबर होना चाहिए हानि का प्रतिशत। ठीक है भाई साहब, प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट दोनों का परसेंट सेम होना चाहिए। चलो ये बात भी ठीक है। लाभ परसेंट और हानि परसेंट सेम होने के अलावा आपको ध्यान रखना है विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि परसेंट समान। ऐसा जो मामला होता है ना, ऐसे मामले में केवल और केवल हानि होती है।
ऐसे मामले में केवल हानि होती है, कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। इस बात का डिस्कस हम लोगों ने कर लिया था। अब मैं आपको एक बात और बताऊं क्या? देखो, यहां पर एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर 25% का लाभ प्राप्त होता है, दूसरी वस्तु है जिस पर 25% की हानि प्राप्त होती है। एक में लाभ, एक में हानि। मैंने तरीका बताया था एक, और याद रखना भाई, तुमको नोट्स बनाने हैं, पहले सीधी सी ध्यान रखना, नोट्स बनाने हैं। अब देखो मेरी बात को सुनो, 25% का ही तो लाभ हो रहा है और 25% की ही हानि हो रही है। 25% का ही लाभ हो रहा है और 25% की ही हानि हो रही है। दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, एक तरीका जो मैंने आपको बताया, और मुझे पता है आपके आंसर भी आ जाएंगे। तो पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि मेरे प्यारे भाइयों, ये क्लास लाइव नहीं है। लाइव क्लास आज तकनीकी समस्या की वजह से हो नहीं पाई थी, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके सामने है। आपके कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूं, आप कमेंट कर रहे हो लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, ये ध्यान रखना। तो तुमने आंसर दे दिया होगा, पर देखो सीधा सा तरीका क्या है। आपने ये माना था कि सर 100%, 100 मान लीजिए, 25% के लाभ को हम बोलेंगे 125/100 बोलेंगे, और 25% की हानि को हम 75/100 बोलेंगे। ये लो, 25% के लाभ को 125/100 बोलोगे, 25% की हानि को 75/100 बोलोगे, और 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं, और 25 का भाग चला जाएगा मेरे प्यारे भाइयों 5 बार, है ना। 25 का भाग 5 बार चला जाएगा, 25 का भाग 4 बार चला जाएगा। अब एक चीज और सुनो, अच्छा इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से भी हम लोग हल कर सकते हैं, है ना। अब देखो, 75 को 5 से गुणा करके 4 का भाग देना है, तो 5 गुणा 5 25, 25 का 5 हाथ से लग गई 2, 5 गुणा 7 35, फिर 7 गुणा 5 35, 36 और 37, ये हो गया 37.5, और बट्टा में आ गया 4। बेटा याद रखना, 9 बार भाग देंगे 36, बच गया 1, है ना। तो देखो 4 का भाग 9 बार चला गया, 36 बच गया 1, उतार लिया 5, 15, 15 में 4 का भाग जाएगा 3 बार, है ना। और 12 से 13 14 15, है ना। ये 93.25 आएगा। कितना आएगा? 93.25। अब तुम खुद सोच के देखो भाई, ये 93.25 आ गया। मेरी बात को सुनिएगा, ये 93.25 आ गया ना। अब आपको क्या करना है, 100 रुपए वाली वस्तु अगर 93.25 में बेच रही हो, 100 रुपए वाली वस्तु अगर 93.25 में बेच रही हो, तो आप खुद ही कह दोगे सर 6.25% का लॉस हो गया है, 6.25% की हानि हो गई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है। पर मैंने इसका एक तरीका और बताया था। मैंने ये बताया था कि परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, अगर दोनों चीजें समान है, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस अगर दोनों की दोनों चीजें समान है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? तो भाई ऐसी परिस्थिति में हम लोग करते हैं, जो संख्या दी हुई है ना, जो परसेंट दिया हुआ है ना, उसका स्क्वायर करते हैं और बट्टा में 100 करते हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, 25% का ही तो प्रॉफिट है, 25% का ही लॉस है। तो 25 का तो स्क्वायर कर देंगे और बट्टा में 100 कर देंगे। 25 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाइयों 625, और 625 के बट्टा में लगा देंगे 100, तो ये हो जाएगा 6.25%, और 6.25% का लॉस हो गया, यानी 6.25% की हानि हो गई। चाहो तो तुम इसको समझ लो, चाहो तुम इसको समझ लो। अब मुझे ये भी पता है कि भाई ये तो समान लाभ और समान हानि होती है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट सेम होता है तब का मामला है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट सेम नहीं होता, दोनों अलग अलग आ जाते हैं। तो भाई जब दोनों अलग अलग आ जाते हैं, उस परिस्थिति में क्या होता है वो आप जरा ध्यान से देखेंगे। तो हमने ये कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य, 1320 रुपए में बेचा, 1320 रुपए में बेचा, समान विक्रय मूल्य 1320 रुपए में बेचा। यदि
यदि पहली वस्तु पर 10% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है। पहली वस्तु पर 10% लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% लाभ होता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये लो बच्चों, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो गया। कुल लाभ या हानि परसेंट। एक चीज समझना, मैं फिर कह देता हूं, नोट्स बनाए रखना। कल हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक शुरू हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारा कंप्लीट होने के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। संडे को तैयार रहना सभी लोग। आपको पता है ना कि संडे को हमारा टेस्ट होता है, तो तुम लोग संडे को तैयार रहना। और संडे को कैसे तैयार रहोगे उस चीज को समझने की कोशिश करना कि देखो, संडे को फिर से 50 प्रश्नों का एक टेस्ट होगा, और जो संडे को 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा ना, उसमें क्या क्या आएगा। उसमें मेरे प्यारे भाइयों, एक तो प्रतिशत का टॉपिक आएगा। अब आप बोलोगे सर प्रतिशत का टॉपिक तो हो गया ना। अरे हो गया तो उसको कोई खाली थोड़ी छोड़ देंगे, उसके बारे में डिस्कस तो करेंगे ना आगे भी। तो प्रतिशत का टॉपिक आएगा। प्रतिशत के बाद में मेरे प्यारे साथियों, उसमें लाभ और हानि का टॉपिक भी आएगा, और लाभ और हानि के टॉपिक के बाद में उसके अंदर साधारण ब्याज का टॉपिक भी आएगा। अब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि प्रतिशत कंप्लीट हो चुका है, इसका एक टेस्ट हो चुका है ना। तो याद रखना, लगभग 16 प्रश्न इसके आए, सॉरी माफ कीजिएगा, लगभग 21 प्रश्न इसके आएंगे, 21 प्रश्न इसके आएंगे। 21 और 21 42 तो ये हो जाएंगे, और 10 प्रश्न आप लोगों के इसके आएंगे, है ना। 21 21 42 42 और 10 52 हो जाएंगे, है ना। या 10 नहीं तो आप 8 मान लो जी, ये लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तीनों टॉपिक कवर करने। अगला जो टेस्ट होगा उसमें और ज्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। चलो जी, बहुत बढ़िया बात हो गई हमारी, ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है। मैं पहली तो ये समझा दूं कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1320 रुपए है। मेरी बात को समझ जाना कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1320 रुपए में है। एक वस्तु के ऊपर 10% का लाभ हुआ है और एक वस्तु के ऊपर 20% का लाभ हुआ है। भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक पर 10% का लाभ हुआ और एक पर 20% का लाभ हुआ है। अब वो तरीका नहीं लगेगा जो तुम लगा रहे थे ना इतनी देर, कि भैया परसेंटेज का स्क्वायर कर दो और बट्टा में 100 कर दो, जो आएगा वो हानि आएगा। नहीं, अब वो तरीका नहीं लगेगा, है ना, ये ध्यान रखना है। अब वो तरीका नहीं लगेगा। परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट दोनों नहीं है इसमें ओनली लाभ है। मैं काम करूंगा। मेरे सामने 2 क्वेश्चन है। मैंने पहली वस्तु को 1320 रुपए में बेचा। मैंने जब पहली वस्तु को 1320 रुपए में बेचा तो मुझे 10% का लाभ हुआ। मुझे 10% का लाभ हो गया। ये लो बच्चों, ये पहली वस्तु हो गई। जब मैंने पहली वस्तु को 1320 में बेचा तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो गया। मैंने ये तरीका आपको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में यही तरीका लगाया है, ये ध्यान रखना है। 10% का प्रॉफिट हो गया। दूसरी चीज और देखो, बड़े ध्यान से समझना। दूसरी वस्तु को भी मैंने 1320 में बेचा। 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य 1320 में बेचा, तो दूसरी वस्तु भी मैंने 1320 में बेची। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी वस्तु 1320 में बेची, मुझे इस बात का पता लग गया कि 20% का प्रॉफिट है। 20% का प्रॉफिट है तो वो 120% हो जाएगा। ये लो, 2 चीजें आपको याद रखनी है। अगर तुमको 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 120 का मान 1320 है। 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 110 का मान 1320 है। मतलब तुम्हारे सामने दोनों चीजें हैं। आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। ये क्या कहना चाहते हैं? ये ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे पास 2 वस्तु है। पहली वस्तु को तुमने 1320 में बेचा, तुमने दूसरी वस्तु को भी 1320 में बेचा। तुमने दोनों वस्तुओं को 1320 में बेचा। जब पहली वस्तु को 1320 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो 110 का मान 1320 है। दूसरी वस्तु को 1320 में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, तो 120 का मान 1320 है।
और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस टॉपिक की जो पहली क्लास थी मंडे को, आज बुधवार हो गया है, सोमवार को जो पहली क्लास थी उसमें मैंने यही पढ़ाया था। अब बताओ मुझे 1% का मान क्या होने वाला है? 1% का मान 1320 होगा और बट्टा में 110 होगा। 1% का मान 132 में 11 का भाग 12 बार जाएगा। 1% का मान 12 हो गया। अगर 1% का मान 12 हो गया ना, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 100% का मान 1200 हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करना है। 100% का मान 1200 हो जाएगा, मामला क्लियर। पहली वस्तु को हमने 1200 में खरीदा, ये मामला फिक्स हो चुका है। इन्होंने पूछा लाभ या हानि बताओ, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेटा लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, मतलब प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्रय मूल्य तो चाहिए ही चाहिए। याद रखना, दोनों ही कंडीशन में आपको क्रय मूल्य चाहिए। जब दोनों ही कंडीशन में आपको क्रय मूल्य चाहिए तो आप लोग क्या करोगे भाई? जिस वस्तु को तुमने 1320 में बेचा, 1320 में बेचने से 10% का फायदा हो गया, वो वस्तु देखो पता कर लिए 1200 रुपए में ही खरीदी है, उस वस्तु को हमने 1200 में खरीदा है। दूसरा और देखो, 120% का मान 1320 है, तो 1% का मान कितना होगा? 1% का मान होगा 1320 बटा 120। जीरो से जीरो काट दिया, 132 में 12 का भाग 11 बार जाएगा। ये लो, 1% का मान 11 आ गया। 1% का मान 11 आ गया ना, तो मेरी बात को समझना, 100% का मान कितना आएगा? 1100 आएगा। ये लो बच्चों, ये दो चीजें आप लोगों के माइंड में जरूर है, आप ये ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छे तरीके से अब मेरी बात को समझिएगा। ये दो क्वेश्चन हो गए। वैसे ये क्वेश्चन जो था ना, ये कोई शॉर्टकट तरीके से नहीं होगा। मुझे पता है कि कई लोग इसका शॉर्टकट तरीका बताएंगे, है ना, कई लोग शॉर्टकट तरीका बताएंगे और बोलेंगे सर 32% लाभ हो जाएगा। नहीं होगा, मैं आपको पूरा प्रॉफिट, पूरा प्रूफ के साथ बता रहा हूं। देखो एक बार फिर से समझो मेरी बात को, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। जिस वस्तु को 1320 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ था ना, 1320 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट हुआ था ना, वो वस्तु 1200 में लेके आए थे। और 1320 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ था ना, वो 1100 में लेके आए थे। बेटा याद रखना, पहली वस्तु को 1200 में लेकर के आए और 1320 में बेच दी। दूसरी वस्तु को भी 1200 में लेकर के आए, दूसरी वस्तु को 1100 में लेकर के आए और दूसरी वस्तु को 1100 में लेकर के आए, लेकिन इसको भी 1320 में बेच दिया। और जब हमने पूरा मामला सेट किया तो 1200 1100 2300 हो गया। हम दोनों वस्तुओं को मिला के 2300 में खरीदा और दोनों वस्तुओं को मिला के 2640 में बेच दिया। आप जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या बना। पहली वस्तु को 2300 में खरीदा, दोनों वस्तुओं को 2300 में खरीदा और दोनों वस्तुओं को 2640 में बेचा। मेरी बात को ध्यान से समझना, आप अगर 1200 रुपए में खरीद के 1320 में बेचोगे तो 10% का फायदा हो जाएगा। 1100 में खरीद के 20% लाभ में बेचोगे तो 1320 में बेचोगे। ध्यान रखना, इन चीजों को याद रखेंगे। फिर से समझो, 1200 में खरीद के 1320 में बेचोगे तो 10 का प्रॉफिट होगा। 1100 में खरीद के 1320 में बेचोगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। दोनों बातें ध्यान रखनी है। 2300 में खरीद के 2640 में बेच दिया। हमने कहा सर 340 का प्रॉफिट हो गया। ऊपर लिखना है 340 और नीचे लिखना है मेरे प्यारे भाइयों 2300 और परसेंटेज के लिए गुणा में लिखना है 100। हम बोलेंगे यहां पर कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो चुका है और देखो 340 में 23 का भाग देना है। जब 340 में 23 का भाग देते हैं ना, तो मेरे प्यारे भाइयों सबसे पहले आता है 14। 14 से 18 बट्टा 23 आ जाएगा। 14 से 18 बट्टा 23% प्रॉफिट हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट मेथड काम नहीं आएगा, ये फिक्स याद रखना। किसी प्रकार का कोई भी शॉर्टकट मेथड काम नहीं आएगा। मस्त रहना, तुम बढ़िया तरीके से समझना है। तो ये वाला वो क्वेश्चन था जिसके अंदर तुम शॉर्टकट तरीका नहीं लगा सकते, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो पैटर्न बदला है, जो लेवल बढ़ा है, उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिएगा, यहां तक तो तुम लोगों ने देख ही लिया ना, मैंने क्या समझाया, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। अच्छा, कई लोग क्या करेंगे जी, इसका ऐसे समझाएंगे, सर 100 में खरीदा,
20% का लाभ 120/100, ओहो, और 10% का लाभ 110/100। मैं कहूं भाई जी काटा पीटी कर दी, 12 गुणा 11 132 आया। और कई लोग आकर के बोलेंगे सर 32% का प्रॉफिट हो गया। अरे बावड़ो, नहीं होगा। कैसे होगा भाई? है, आप खुद सोच के देखो कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन को बेसिक से बनाया, कैसे बनाया होगा, क्या तरीका लगाया होगा। जिस वस्तु को तुमने 1200 में खरीद के 1320 में बेचा तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन सही। 1100 में खरीद के 1320 में बेच रहे हो तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी बात बिल्कुल सही। तो भाई दोनों वस्तुओं को मिला के 2300 में खरीदा, 2640 में बेचा, 340 का प्रॉफिट हो गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? अब मैं चलता हूं मेरे अगले क्वेश्चन में, और मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जो संडे को जो टेस्ट होने वाला है ना, उस संडे वाले टेस्ट में केवल पीवाईक्यूज आएंगे, केवल और केवल पीवाईक्यूज होंगे। अब पीवाईक्यूज आप कहां से प्राप्त करोगे तो मैं उसकी भी जानकारी आपको बता देता हूं। आप एक प्यारा सा मैसेज मुझे लिख देना व्हाट्सएप पर 7734888555 पर। यहां पर आप लोगों के पास आएगा एक बहुत प्यारा सा मैसेज, और जो मैसेज आप लोगों के पास आएगा, एक लिंक आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वो व्हाट्सएप चैनल होगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्क्रॉल करोगे तो ऊपर परसेंटेज के क्वेश्चन पड़े भी होंगे, औसत के क्वेश्चन भी होंगे, वो आप लोग ध्यान रख लेना। क्लियर है? चलो जी, मैं अगले क्वेश्चन के अंदर चल पड़ा। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखो। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो विक्रय मूल्य के आधार पर आते हैं, कुछ क्वेश्चन विक्रय मूल्य के आधार पर आते हैं। तो याद रखना, विक्रय मूल्य के आधार पर, विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ व हानि प्रतिशत, लाभ व हानि प्रतिशत, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, वो मेरी बात को तुम बड़े प्यार से समझना। देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो क्वेश्चन आप समझोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार ये क्वेश्चन कैसा है। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचता है, 20% लाभ में बेचता है, 20% लाभ में बेचता है। यदि लाभ प्रतिशत की गणना, यदि लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर की जाए, लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर, विक्रय मूल्य के आधार पर की जाए, विक्रय मूल्य के आधार पर की जाए, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? ये लो जी, ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होगा, है ना। ये लो, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और मुझे इस बात का पता है कि तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। पहले तो समझना है, समझने के बाद में देना है। देखो मैंने क्या कहा भाई, हम एक वस्तु लेकर के आए 100 रुपए की, हम एक वस्तु लेकर के आए 100 रुपए की, और हमने उस वस्तु को 20% के लाभ में बेच दिया। हम 100 रुपए की वस्तु लेके आए, 100 रुपए वाली वस्तु को 20% के लाभ में बेच दिया, और 20% के लाभ में बेचा तो हमने 120 रुपए में बेच दिया। बस क्लियर है? हम 100 रुपए की एक वस्तु लेके आए और 100 रुपए वाली वस्तु को 20% के प्रॉफिट में बेचा, और जैसे ही हमने उस वस्तु को 20% के प्रॉफिट में बेचा 120 में बिक गई। क्लियर है? ये हमारी पहली लाइन की काउंटिंग हो गई। अब ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य है, इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और ये हमारा विक्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है, और इसको हम लोग सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एक हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, एक हमारा सेलिंग प्राइस होगा, इतना ध्यान रखना है। अब देखो, किसी वस्तु को 20% के लाभ में बेचता है, चलो ठीक है बेच दिया। लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर करो। बावड़ों, लाभ का प्रतिशत हो रहा है 20, लाभ का प्रतिशत हो रहा है 20। क्लियर है ना? अब इन्होंने क्या कहा हमसे? इन्होंने हमसे कहा कि जो प्रॉफिट का परसेंट है ना, तुम्हें जो प्रॉफिट की काउंटिंग करनी है, लाभ का प्रतिशत निकालना है ना, वो लाभ का प्रतिशत
तुम लोग विक्रय मूल्य के आधार पर निकालो। लाभ का प्रतिशत तुम लोग किसके आधार पर निकालो? विक्रय मूल्य के आधार पर निकालो। तो जैसे ही हम लोग विक्रय मूल्य के आधार पर निकालेंगे तो बट्टा में विक्रय मूल्य लिख देंगे। प्रश्न में बोला है विक्रय मूल्य के आधार पर निकालो तो निकाल रहे हैं। प्रश्न में ये कहा है कि विक्रय मूल्य के आधार पर निकालो तो हम निकाल रहे हैं। नीचे विक्रय मूल्य लिखना है, गुणा में 100 लिखना है और ऊपर याद रखना अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिख देना है या फिर लॉस होता है तो लॉस लिख देना है। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखना, लॉस होता है तो लॉस लिखना और अपना काम खत्म कर देना। अब हमने क्या कहा कि सर बट्टा में विक्रय मूल्य आना चाहिए। चलो ठीक है, बट्टा में विक्रय मूल्य आएगा। बताओ विक्रय मूल्य कितना है? तो हमने कहा सर 120 है। याद रखिएगा विक्रय मूल्य 120 है, बट्टा में 120 आएगा। ये बात तो क्लियर है। परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आएगा, तो ये देखो परसेंटेज के लिए गुणा में 100 भी आ गया। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट लिखना, लॉस होता है तो लॉस लिखना, जो तुमको होता है वो लिखना। हमने 20 लिखा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, नॉर्मली हम देखें तो प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है, लेकिन जब आगे से प्रश्न में बोल दिया कि नहीं तुम्हें विक्रय मूल्य के आधार पर निकालना है, तो फिर विक्रय मूल्य के आधार पर ही निकालना है। यह ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। 20 का भाग 120 में 6 बार जाता है और हमने इसको लिखा 100/6। बेटा 100/6 को हम लोग आगे चल के लिखेंगे 50/3 और 50/3 को हम लोग लिखेंगे 16 सही 2/3%। बस इतना ही काम हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन होगा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करते रहना, क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको पहले तो कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं। यहां पर याद रखना, यदि विक्रय मूल्य के आधार पर जब आपको देखो, वैसे अगर देखा जाए ना तो मेरे प्यारे भाइयों हमेशा हमेशा लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत, हमेशा लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत है ना, इसकी जो गणना होती है, इसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी प्रश्न में बोल देंगे कि नहीं भाई साहब तुम विक्रय मूल्य के आधार पर करो, तो हमें फिर वो विक्रय मूल्य के आधार पर करनी पड़ती है। अदरवाइज हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हमें क्रय मूल्य पर ही करते हैं। बोलो क्लियर है? ये लाभ का क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन हानि का करने वाला हूं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 25% हानि पर बेची। कोई वस्तु 25% हानि पर बेची। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 25% हानि पर बेची। यदि हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर की जाए, यदि हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर की जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? ध्यान रखना, 25% हानि पर बेचा जाए, हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर की जाए तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो तुमको भाई साहब ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, तुमको तो केवल इतना सा ध्यान रखना है कि हानि प्रतिशत पर करना है तो बट्टा में हानि लिखना है, लाभ परसेंट पे करना है तो बट्टा में लाभ लिखना है। इसके अलावा अपन को कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना? तो देखो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता देता हूं यहां पर क्या होने वाला है। मान लो किसी इंसान ने एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, बस इतना ध्यान रखो। मान लीजिए किसी इंसान ने वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 25% हानि पर बेच दिया। 100 रुपए में खरीद के 25% हानि पर बेचा, तो 100 रुपए में खरीद के 25% हानि पर बेचा तो सीधी बात है 75 में बेच दिया। लो जी, 100 रुपए में खरीद के 25% हानि पर बेचा, 75 में बेच दिया।
और हमने ये भी कह दिया कि देखो 25% का लॉस हो गया है, 25% की हानि हो गई है। आपने कहा ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि भाई साहब जो तुम हानि निकाल रहे हो ना, उस हानि के परसेंटेज की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर करनी है। हानि वाले प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य के आधार पर करो। तो देखो, हानि होती है तो हानि, लाभ होता है तो लाभ, हानि होती है तो हानि, लाभ होता है तो लाभ, ये ऊपर की तरफ लिख देना। और बट्टा में आपको हमेशा लिखना है वो क्रय मूल्य लिखना है, बट्टा में क्रय मूल्य लिखना है, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लिखना है। अच्छा सुनो, लेकिन प्रश्न ने बोला विक्रय मूल्य के आधार पर करो, तो भाई विक्रय मूल्य के आधार पर करना है तो विक्रय मूल्य लिख देंगे। अगर विक्रय मूल्य के आधार पर करना है तो विक्रय मूल्य लिख देंगे, क्रय मूल्य के आधार पर करना है तो क्रय मूल्य लिख देंगे। यानी आपको जिसके आधार पर पूछा है उसको बट्टा में लिख देंगे जी, और कुछ भी नहीं करना। तो एक काम करो आप सभी साथी, ध्यान से समझो, ठीक है ना। क्या बोलता है, हानि या लाभ, तो हमें पता है कि हानि हो गई 25 रुपए की, तो बट ऊपर तो लिखेंगे हम लोग 25। हानि 25 की हो गई तो हम लोग ऊपर हानि लिखेंगे, बट्टा में हम विक्रय मूल्य लिखेंगे। विक्रय मूल्य की बात करें तो बच्चों 75 लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए हम लोग गुणा में 100 लिख देंगे। चलो हमारा काम हो गया है। 25 का भाग 75 में 3 बार जाएगा और 100 में 3 का भाग। ध्यान से समझना, 100 में 3 का भाग जाएगा ना, वो 33 सही 1/3% बार जाएगा। ये अपना राइट आंसर हो गया है। आपको क्रय मूल्य के आधार पर पूछे तो बट्टा में क्रय मूल्य लिखना है, आपको विक्रय मूल्य के आधार पर पूछे बट्टा में विक्रय मूल्य लिखना है। आपको जिसके आधार पर पूछे, जैसा पूछे आपको वैसा लिखना है। आपको बिल्कुल भी टेंशन वा नहीं लेना है, और नोट्स आपको साथ के साथ बनाने हैं, ये ध्यान रखना है ना। और कारण थोड़ा सा सुबह सुबह ऑफलाइन में क्लास होती है, इस वजह से हमारी क्लास है वो 8 बजे की बजाय 9 बजे शिफ्ट हो गई है। वो तुम्हें टेंशन नहीं लेना, डेली क्लास लेकर के आऊँगा। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि भाई वो क्लास कभी जल्दी हो जाएगी, कभी लेट हो जाएगी, लेकिन उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। कभी भी क्लास आगे पीछे होती है ना, तो उसकी सूचना मैं आपको दे दूंगा। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, ये वाला जो नंबर है ना, इसके ऊपर व्हाट्सएप पर मैथ्स लिख करके, है ना, आप मुझे शेयर कर देना। और जैसे आप शेयर करोगे एक लिंक आएगा, लिंक को ज्वाइन कर लेना। जब भी मेरी क्लास आगे पीछे होगी, कभी जल्दी कभी लेट किसी कारणवश, क्योंकि मुझे बेटा ऑफलाइन में पढ़ाना पड़ता है ना, उसकी वजह से क्लास जब आगे पीछे होगी तो उसकी सूचना मैं आपको पहले ही दे दूंगा। ये ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो भी इसी ग्रुप में मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ यहां। अब देखो मेरी बात को समझेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। अच्छा पहले एक चीज और सुनो, इस क्वेश्चन में दिया क्या है। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दिया है, और हम लोगों को इस क्वेश्चन में पूछा है। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि 25% हानि होती है। हमें बोला गया कि क्रय मूल्य को 25% हानि होती है। हमें बोला गया कि 25% हानि होती है। अब उस हानि की जो काउंटिंग है वो विक्रय मूल्य के आधार पर करो, ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य के आधार पर बताओ। जो हानि 25% होती है ना, उसी हानि की काउंटिंग विक्रय मूल्य पर करो और हमें बताओ कि कितना परसेंट हुआ। अब उल्टा हो जाएगा, विक्रय मूल्य के आधार पर हमें दिया हुआ मिलेगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना। विक्रय मूल्य के आधार पर हम लोगों को दिया हुआ मिलेगा, और क्रय मूल्य के आधार पर हम लोगों से पूछ लिया जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, है ना, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य के आधार पर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य के आधार पर 20% लाभ में बेचा। विक्रय मूल्य के आधार पर 20% लाभ में बेचा। तो बताइए वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, केवल इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो,
इन्होंने हमसे कहा कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य के आधार पर 20% लाभ में बेचा। बताइए वास्तविक लाभ परसेंट क्या है? मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। देखो, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये विक्रय मूल्य के आधार पर दिया हुआ है। याद रखना, ये विक्रय मूल्य के आधार पर दिया हुआ है और हम लोगों से वास्तविक लाभ पूछा है। याद रखना, हमेशा वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि क्रय मूल्य पर होती है। फिर से ध्यान रखोगे, वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपने कहा सर यस सर बिल्कुल रख लेंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। एक काम कीजिए, आप लोग विक्रय मूल्य मानिए और विक्रय मूल्य एक ऐसी संख्या मानिए जिसका 20% निकालना बहुत आसान हो। आप विक्रय मूल्य मानना और विक्रय मूल्य एक ऐसी संख्या मानना जिसका 20% निकालना मेरे प्यारे भाइयों बहुत आसान हो। आप कहोगे सर ये तो फिर एक काम करते हैं ना, हम सर विक्रय मूल्य 100 नहीं मान सकते क्या? बेटा मान तो सकते हो, पर आप में से ही कई भाई ये चीज सोच के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्रय मूल्य 100 माना कि विक्रय मूल्य 100 माना। लेकिन मैं आपको फिर जानकारी के लिए बता दूं कि देखो, तुमको विक्रय मूल्य का 20% निकालने को बोला गया है, तुमको विक्रय मूल्य का 20% निकालने को बोला है, तो तुम एक काम करो, विक्रय मूल्य एक ऐसी संख्या मानो जिसका 20% निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो। हमने कहा सर विक्रय मूल्य, देखो तो हमने ये कहा कि सर 20% निकालना बहुत आसान है, तो फिर विक्रय मूल्य 100 मान लेता हूं। अब मेरी बात को समझना, विक्रय मूल्य के आधार पर 20% का लाभ है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं, मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा। सोचो, दिमाग में एक चित्र बनाओ, दिमाग में चित्र बनाओ कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेच दिया है। चलो ठीक है, बेच दिया। जैसे ही 100 रुपए में बेचा, तुम्हें 20% का प्रॉफिट हो गया, 20 रुपए का फायदा हो गया। अरे 100 रुपए में बेचोगे तो 20 का फायदा होगा। बताओ खरीदा कितने में था? ये बताओ, मैं पानी पी लूं तब तक। मुझे ये बात समझाओ कि जब मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और 100 रुपए में बेचने के कारण मुझको 20 रुपए का फायदा हुआ। 100 रुपए में बेचा और 100 रुपए में बेचने के कारण मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ। 20 रुपए का फायदा हुआ, इसका मतलब खरीदा 80 में था। फिर से समझो, मैंने 100 रुपए में बेचा, 100 रुपए में बेचने के कारण 20 रुपए का फायदा हुआ और 20 रुपए का फायदा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? भाई तुम किसी को भी बोल दो यार, तुम ये कहो कि ये घड़ी में 100 रुपए में बेचूंगा, मुझे 20 रुपए का फायदा हो जाएगा, तो तुम बोलोगे भाई जब इस घड़ी को 100 में बेचोगे 20 का फायदा होगा, इसका मतलब लाए तुम 80 में थे क्या? चलो ठीक है। इन्होंने बोला वास्तविक लाभ निकालो। देखो वास्तविक लाभ का परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर लाभ लिखना है, वास्तविक लाभ निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर लाभ लिखना है और बट्टा में क्रय मूल्य लिखना है। ऊपर लाभ लिखना है और बट्टा में क्रय मूल्य लिखना है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लिखना है। हमेशा याद रखना, वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि बट्टा में क्रय मूल्य होता है तो होती है, या वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की जाती है। तो हमने कहा सर हमें लाभ 20 रुपए का हो गया, तो हमने ऊपर की तरफ 20 लिखा। लाभ 20 रुपए का हो गया, हमने ऊपर की तरफ लाभ लिखा, बट्टा में क्रय मूल्य लिखा। बट्टा में क्रय मूल्य का मतलब खरीदने वाला मूल्य वो 80 हो गया और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लिखा और 20 का भाग 80 में चला गया 4 बार, 4 का भाग 100 में चला गया 25 बार और 25% आपका राइट आंसर हो गया है। ये इतना प्यारा आपका क्वेश्चन था। बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो क्वेश्चन घूमने की वजह से तुम कभी मत घूम जाना। कल हम साधारण ब्याज का टॉपिक शुरू करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है ना। और हाँ, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, संडे को टेस्ट रहेगा, फ्री टेस्ट होगा। मैंने आपके इसी यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वाले वीडियो में देखना, टेस्ट कैसे देना है उसका तरीका बता रखा है, वो तुम एक बार देख लेना, है ना। संडे को टेस्ट आपका होगा। लाभ हानि के लगभग 22% आएंगे,
लाभ हानि के मान लीजिए 22 नहीं 21% आएंगे, लाभ हानि के 21% आएंगे, साधारण ब्याज के 21% आएंगे और 8% प्रतिशत के आएंगे, क्योंकि प्रतिशत का एक टेस्ट हो चुका है, यह ध्यान रखना है। क्लियर है? अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लाभ का क्वेश्चन था। अब हम एक हानि का क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर 25% हानि में बेचा। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर 25% हानि में बेचा, यदि विक्रय मूल्य के आधार पर किसी वस्तु को 25% हानि में बेचा, तो बताइए वास्तविक हानि का प्रतिशत क्या है? वास्तविक हानि का प्रतिशत क्या है? बस इतना सा काम करना है। तो बताइए वास्तविक हानि का प्रतिशत क्या है? केवल ये काम आप लोगों को करना है। चलो मैं आपको बता देता हूं यार बढ़िया तरीके से। देखो, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के आधार पर 25% हानि में बेचा। यार मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, आप मुझे एक बात बताना, विक्रय मूल्य के आधार पर 25% हानि में बेचा, मैं ऐसा मान लूं क्या कि सर विक्रय मूल्य 100 मान लो एक बार। आप कहोगे सर विक्रय मूल्य 100 क्यों माने? आपने तो कल की कक्षा में और परसों की कक्षा में कहा कि नहीं क्रय मूल्य 100 रुपया होता है। मैंने कहा नहीं, आप विक्रय मूल्य को 100 रुपया मानो। हमने कहा ठीक है। जब हमने विक्रय मूल्य को 100 रुपया माना तो मुझे लगा कि 25% की हानि हो गई। विक्रय मूल्य के आधार पर 25% हानि में बेचा। ये लो, सोचो, मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और मुझे हानि हो गई 25 रुपए की। 100 रुपए में बेचा और मुझे हानि हो गई 25 रुपए की। अब मुझे बताओ मैंने खरीदा कितने में, मेरा क्रय मूल्य क्या है? आप फिर से समझना, मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा और जब मैंने किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा तो मुझे नुकसान हुआ 25 का। विक्रय मूल्य के आधार पर 25% की हानि में बेचा, 100 रुपए में बेचा तो 25% का नुकसान हो गया। अब आप सोच के देखो कि 100 रुपए में बेचने पर 25 रुपए का नुकसान होता है तो खरीदा कितने में है? 100 रुपए में बेचने पर 25 रुपए का नुकसान होता है तो खरीदा कितने में है? तो आप कहोगे नहीं सर, हमने 125 रुपए में खरीदा है। आप सोच के देखो बावड़ों, 125 में खरीद के लाओगे, 100 रुपए में बेचोगे तभी तो नुकसान होगा ना। अब फिर से समझो, 100 रुपए में बेचा। देखो मैं एक ही चीज को बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि मैं कमेंट नहीं देख पा रहा आपके। अगर कमेंट में मुझे पता लग जाता कि सर समझ में नहीं आया तो मैं फिर और कंटिन्यू समझाता, और मुझे कमेंट से पता लगता कि समझ में आ गया तो मैं आगे नहीं समझाता। पर मैं यहां फिर समझा रहा हूं, तुम किसी वस्तु को 100 रुपए में बेच रहे हो और जब तुम किसी वस्तु को 100 रुपए में बेच रहे हो तो तुमको नुकसान हो रहा है, तुमको हानि हो रही है। 100 रुपए में बेच रहे हो तो तुमको नुकसान हो रहा है और नुकसान तुम्हें हो रहा है 25 रुपए का। 100 रुपए में बेचोगे, 25 का नुकसान होगा, मतलब खरीदा 125 में है। अब आप इन्होंने बोला कि वास्तविक हानि, तो बेटा वास्तविक हानि तो ऐसे निकलेगी, ऊपर हानि लिखना है और बट्टा में क्रय मूल्य लिखना है और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 लिखना है। तो मेरे प्यारे भाइयों हानि कितने की होगी? 25 की होगी। हमने कहा चलो ठीक है सर, हानि 25 की हो गई। बट्टा में क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य 125 है, ये क्रय मूल्य 125 आ गया और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 आ जाएगा। चलो ठीक है, 25 का भाग 125 में 5 बार जाएगा और 100 में 5 का भाग, 100 में 5 का भाग मेरे प्यारे भाइयों 20 बार जाएगा। तो वास्तविक हानि तो 20% ही हुई ना, वास्तविक हानि तो 20% हुई, लेकिन ये विक्रय मूल्य के आधार पर 25 हो रही थी। फिर से समझो जो मैंने कहा, विक्रय मूल्य के आधार पर 25% हानि है। इसका मतलब मेरे भाई मैंने किसी वस्तु को बेचा, मैंने किसी वस्तु को बेचा 100 रुपए में, मैंने किसी वस्तु को बेचा 100 रुपए में और 100 रुपए में बेचने के कारण मुझे नुकसान हुआ।
100 रुपए में बेचने से मुझे नुकसान हुआ 25 रुपए का, तो दिमाग लगाओ खरीदा कितने में था, 125 में। क्रय मूल्य 125 ऊपर 25 गुणा में 100 आ गया। क्लियर है? ये था हमारा प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस। अब प्रॉफिट और लॉस के बारे में जब डिस्कस हो ही जाता है तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस के बाद में एक छोटा सा पॉइंट आता है डिस्काउंट का, यानी बट्टा का, यानी छूट का। बट्टा क्या होता है और मेरे प्यारे भाइयों डिस्काउंट क्या होता है। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्काउंट का डिस्कस करने वाले हैं, बट्टा का डिस्कस करने वाले हैं। जरा ध्यान से समझिए, बट्टा का डिस्कस कैसे करोगे, डिस्काउंट के बारे में कैसे सोचोगे, हानि के बारे में छूट के बारे में कैसे सोचोगे, याद रखना। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखोगे कि जब भी आपको लगे कि सर छूट देनी है या फिर आपको लगे कि सर डिस्काउंट करना है, आपको लगे कि सर डिस्काउंट करना है, तो हमेशा याद रखना 100% में से घटाना पड़ेगा, 100% में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, डिस्काउंट होता है 3 तरीके से, ध्यान से समझना मेरी बात को। डिस्काउंट 3 तरीके से होता है, बट्टा 3 तरीके से होता है। एक होता है मेरे प्यारे भाइयों एकल बट्टा। कौन सा होगा? पहला होगा एकल बट्टा, हमने कहा चलो ठीक है एकल बट्टा हो गया। दूसरा होता है मेरे प्यारे भाइयों क्रमिक बट्टा, एक एकल बट्टा हो गया, दूसरा हो गया मेरे प्यारे भाइयों क्रमिक बट्टा, और तीसरा जो हो गया ना वो हो गया मेरे प्यारे साथियों वस्तु के रूप में छूट, वस्तु के रूप में बट्टा या वस्तु के रूप में छूट। ये 3 चीजें हो गई। एक कौन सा हो गया? एकल बट्टा, एक क्रमिक बट्टा, एक वस्तु के रूप में छूट। अच्छा, वस्तु के रूप में छूट कैसे होती है ध्यान से समझना। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो कंटिन्यू नोट्स बनाना। अच्छा, वस्तु के रूप में बट्टा कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूं। क्या तुमने कभी दुकान के बाहर ऐसा लिखा बाय 2 गेट 5 और नीचे स्टार लगा के टर्म्स और कंडीशन अप्लाई, 2 खरीदोगे तो 5 मिलेगा, वस्तु के रूप में है। आप किसी सब्जी वाले के पास जाना और आप 100 रुपए के आलू लेना, वो क्या कहेगा, जैसे तुमने 5 किलो आलू लिए, मान लो दुकान वाले से 5 किलो आलू लिए, वो बोलेगा 5 किलो आलू के 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, आपने कहा नहीं भाई यार तुम 20 रुपए का भाव मत लगाओ, तुम 19 रुपए का भाव लगा लो, चलो ठीक है तुम 19 का लगाओ। तुम एक काम करो 5 किलो आलू के 95 रुपए ले लो, 19 का भाव लगाओ। तो दुकान वाला थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि यार एक काम करे वापस 5 रुपया दे, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो तुम रुपए तो मुझे 100 दे दो, मुझे रुपए तो तुम 100 दे दो, मैं तुम्हें 5 किलो आलू की जगह 5.5 किलो दे देता हूं, एक आधा किलो एक्स्ट्रा दे देता हूं। तो जो आधा किलो एक्स्ट्रा दिया ना उसको हम वस्तु के रूप में बट्टा छूट बोलते हैं, वो हमें एक्स्ट्रा देकर के इसने डिस्काउंट दे दिया। या फिर 2 के पैसे दे दो 5 ले आओ, मतलब 3 फ्री में हो गई। एक होता है बेटा एकल बट्टा और एक होता है क्रमिक बट्टा। एकल बट्टा का मतलब होता है सभी पूरी की पूरी छूट एक बार में देना, पूरी छूट एक ही बार में देना, पूरी छूट एक ही बार में देना। ये लो, तुम जितनी भी छूट देना चाहते हो ना कंप्लीट की कंप्लीट छूट एक बार में ही देती, कोई दिक्कत नहीं है। क्रमिक बट्टा का मतलब क्या होता है? क्रमिक बट्टा का मतलब होता है जो छूट है ना वो लगातार देनी है, छूट लगातार देनी होगी। अब जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये 3 प्रकार की छूट है और आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, याद रखना। ये हमारे सीटी का क्वेश्चन है, 10%, 10%, 10% क्रमिक बट्टा, 10%, 10%, 10% क्रमिक बट्टा कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत
एकल बट्टा के बराबर है? कितने प्रतिशत एकल बट्टा के बराबर है? अब देखो, एकल बट्टा के बराबर है, ये लो, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है। तो जरा ध्यान से समझेंगे। 10% 10% 10% क्रमिक बट्टा कितने प्रतिशत एकल बट्टा के बराबर है? भैया एक बार मैं चाय पी लेता हूं और तुम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, बंद कर देना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। हाँ जी, देखो अब मेरी बात को सुनो। 10% 10% 10%, ये जो क्रमिक बट्टा है ये कितने प्रतिशत एकल बट्टा के बराबर होगा? तो एक काम करना बच्चों, मैं आपको पहले पूरा समझाता हूं कि कितने प्रतिशत एकल बट्टा के बराबर है, ऐसा क्यों लिखा जाता है। आप कोई एक वस्तु 100 रुपए में खरीद के लेके आते हो, ध्यान से समझो। आप कोई एक वस्तु 100 रुपए में खरीदते हो, पहले 10% का डिस्काउंट देते हो तो 90/100 हो गया। थोड़ी देर बाद में दोबारा 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100 हो गया। तीसरी बार फिर 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 90/100 हो गया। ऐसे करते करते हमने 3 बार डिस्काउंट दिया। 100 रुपए की वस्तु, पहले 10% का डिस्काउंट 90/100, दोबारा 10% का डिस्काउंट 90/100, तीसरी बार 10% का डिस्काउंट 90/100। 3 बार डिस्काउंट दिया तो ये क्रमिक डिस्काउंट हो गया। अब मेरी बात को समझो, 100 से 100 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 9 गुणा 9 गुणा 9 729 होता है। और जो 729 के बट्टा में 10 लगाते हो ना तो 72.9 होता है। अब मेरी बात को सुनो, 100 रुपए वाली वस्तु को अगर मैं 72.9 रुपए में बेचूंगा तो मुझे 27.1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब मैं आपसे केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि 100 रुपए वाली वस्तु को 72.9 में बेचेंगे तो 27.1 का डिस्काउंट हो जाएगा। बस ये समझ लो कि तुम 10% 10% 10% 3 बार डिस्काउंट देते हो, कैलकुलेटर को 3 बार यूज करते हो। तो कैलकुलेटर को 3 बार यूज करने की बजाय अच्छी बात यह है कि एक की बार यूज करो, लेकिन एक की बार में 27.1% दे दो। बोलो क्लियर है? देखो, जैसे अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे। 10%, 20%, 30% क्रमिक छूट, क्रमिक छूट कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत एकल छूट के समान है? एकल छूट के समान है। ये लो, मैंने क्या लिखा? 10%, 20%, 30% क्रमिक छूट कितने परसेंट एकल छूट के बराबर है? अब मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका आंसर तुरंत दे दोगे और बहुत बढ़िया तरीके से दे दोगे। तो मेरी बात को सुनो भाई, हमने क्या कहा? 10%, 20%, 30% क्रमिक छूट देनी है जी। 10, 20, 30 का क्रमिक छूट देना है, कितने परसेंट एकल छूट के बराबर होगा? तो हम लोग यूं कह देते हैं, मान लो जी एक वस्तु 100 रुपए की है, 10% का डिस्काउंट देना है तो 90/100 कर दो, 20% का डिस्काउंट देना है तो 80/100 कर दो, और 30% का डिस्काउंट देना है तो 70/100 कर दो।
केवल इतना ही तो काम करना है। मैं आपको फिर बता दूं, जब जब कमी करनी हो, जब जब डिस्काउंट करना हो, लॉस होता हो, हर बार तुमको 100 में से ही घटाना है। यह हमेशा याद रखना, हर बार तुमको 100 में से घटाना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 9 गुणा 8 72 होता है। याद रखना, 72 को गुणा करोगे 7 से और भाग दे दोगे 100 का, सॉरी 10 का, केवल 10 ही बचा है और कुछ नहीं बचा। तो देखिएगा, 7 गुणा 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 गुणा 7 49 और 1 50, ये 50.4 है। अब आप सोच के देखो कि बेटा 100 रुपए वाली वस्तु को 50.4 रुपए में बेचा, 100 रुपए वाली वस्तु को 50.4 रुपए में बेचा, तो नुकसान कितने का हुआ, डिस्काउंट कितने का हुआ। तो 100 वाली वस्तु को 50.4 में बेचोगे ना, तो मेरे भाइयों केवल और केवल इतना सा याद रखना, नुकसान होगा 49.6 का, 49.6% का नुकसान होगा। केवल इतना सा ध्यान रखना, ये लो 49.6% का लॉस होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा सा हमारा क्वेश्चन था। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन और लिखता हूं, एक व्यक्ति बाजार से 4 वस्तु खरीदता है। एक व्यक्ति बाजार से 4 वस्तु खरीदता है, तो उसे एक वस्तु साथ में फ्री मिलती है। एक वस्तु साथ में फ्री मिलती है। तो बताइए व्यक्ति को कितने प्रतिशत छूट मिली। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं चाहता ना तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ भी लेके आ सकता था। जैसे एक दिन लिखा हुआ लेकर के भी आया, फिर मेरे ही कई भाई लोगों ने कहा नहीं सर मजा नहीं आया। तो मैं चाहता तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ लेके आ सकता था, पर मैं लिखा हुआ नहीं लेके आ रहा। मैं खुद यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और मैं खुद इसलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि देखो, मैं क्वेश्चन लिखते समय बोल बोल के लिख रहा हूँ। और बोल बोल के मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जो भाई बहन नोट्स बना रहा है ना, साथ के साथ नोट्स बना रहा है, वो विद्यार्थी साथ के साथ लिख भी रहा है। जैसे मैं बोलता हूं एक व्यक्ति बाजार से, तो वो कॉपी में लिख रहा है। और मैं तो आपसे केवल इतना कहूंगा कि नोट्स बनाने का एक दूसरा तरीका और चेक करो, और वो तरीका ये चेक करो कि जैसे मैं बोल बोल के तुम्हें लिखवा रहा हूं ना, तुम लिख लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। क्लास खत्म हो जाए, अभी लाइव नहीं, क्लास खत्म हो जाए, खत्म होने के बाद इस क्लास को दोबारा स्टार्ट करो, और दोबारा स्टार्ट करके क्वेश्चन मैंने लिख दिया वहां रोक दो, आप लिख लो। सॉल्यूशन मैंने लिख दिया वहां रोक लो, आप लिख लो, और प्रॉपर नोट्स बनाओ। देखना मजा ही कुछ अलग ही होगा। बोलो क्लियर है। देखो भाई साहब, व्यक्ति बाजार गया तो 4 वस्तु खरीदी। उसने 4 वस्तु खरीदी। क्या किया उसने? 4 वस्तु खरीदी। लो जी, उस व्यक्ति ने 4 वस्तु खरीदी, ठीक है। 4 वस्तु खरीदी तो एक वस्तु फ्री मिल गई, एक वस्तु फ्री में मिल गई। उसने खरीदी 4 वस्तु, एक वस्तु फ्री में मिल गई, चलो ठीक है। 4 वस्तु खरीदी, एक वस्तु फ्री में मिल गई। वो जब वापस आया दुकान से निकल के, बाजार से निकल के अपने घर आया, तो जिस समय वो घर आया ना, उस समय उस व्यक्ति के पास टोटल 5 वस्तु थी। उस समय उस व्यक्ति के पास कितनी वस्तु थी? टोटल 5 वस्तु थी। फिर से मेरी बात को सुनिएगा। बाजार से 4 वस्तु खरीदी, उस इंसान ने पैसा केवल 4 वस्तु का ही दिया। बाजार से 4 वस्तु खरीदी, उसने पैसा केवल 4 वस्तुओं का दिया, 5वीं वस्तु का पैसा नहीं दिया।
लेकिन जब घर पहुंचा तो वो 5 वस्तु लेके पहुंचा। बेटा याद रखना, इन 5 वस्तुओं में एक वस्तु फ्री है और गुणा में 100। और तुम गलती क्या करोगे, 4 वस्तु खरीदता है, एक फ्री में मिलती है, तो तुम 1/4 कर देते हो। 1/4 नहीं करना है बावड़ों, इन 4 में से कोई वस्तु फ्री नहीं है। ध्यान रखना, इन 4 में से कोई वस्तु फ्री नहीं है, इन 5 में से एक वस्तु फ्री है। तो याद रखो बच्चों, 1/5 और गुणा में 100, और यहां पर आ गया आपका 20% का प्रॉफिट, या 20% का छूट आ गया। मान लीजिए 20% का बट्टा आ गया, ये लो 20% बट्टा हो गया। बोलो क्लियर है क्या? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप ध्यान रखना, एक व्यक्ति वस्तुओं पर, एक व्यक्ति वस्तुओं पर 20% मूल्य बढ़ाकर लिखता है। एक व्यक्ति वस्तुओं पर 20% मूल्य बढ़ाकर लिखता है तथा अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% छूट भी देता है। अंकित मूल्य पर 10% छूट भी देता है। 10% छूट भी देता है। तो बताइए व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? चलो ठीक है भाई साहब, क्या होता है, कई दुकान वाले ऐसे होते हैं कि एक वस्तु है 100 रुपए की, वस्तु है कितने रुपए की? 100 रुपए की। वो क्या करते हैं, बड़े महान लोग होते हैं, बड़े ईमानदार लोग होते हैं, ऐसे लोगों को ईमानदार लोग कहा जाता है। एक वस्तु होती है मेरे प्यारे भाइयों 100 रुपए की, वो क्या करता है, उस पर 20% मूल्य बढ़ा के लिख देता है। जैसे आएगा कोई 20% मूल्य बढ़ा करके लिखेगा, 20% मूल्य बढ़ा करके लिखेगा तो 100 की जगह 120 लिख देगा। 20% बढ़ा के लिखेगा तो 100 की जगह 120 लिख देगा। ठीक है, और जैसे कस्टमर सामने आएगा, कस्टमर को कहेगा बाप जी तो तुम जो देना है दे दो, मैं आपको 10% डिस्काउंट भी दे देता हूं। अब वो जैसे ही कोई आएगा तो उसको 10% का डिस्काउंट दे देगा तो 90 में दे देगा। ये लो 20% बढ़ा के लिखा तो 120/100, 10% का डिस्काउंट दिया तो 90/100। 100 से 100 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 12 गुणा 9 108 हुआ। हमने कहा सर 8% का प्रॉफिट हो गया। ये लो, बोलो क्लियर है ना? तो ये था मेरे प्यारे भाइयों हमारे लाभ हानि का टॉपिक। लाभ हानि के टॉपिक को हमने पढ़ा, प्रतिशत के टॉपिक को हमने पढ़ा। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कल मॉर्निंग में आपकी जो कक्षा लगेगी उस कक्षा के अंदर आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा साधारण ब्याज। कल मॉर्निंग की कक्षा में हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, साधारण ब्याज का टॉपिक रहेगा, वो हमको पढ़ना है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। संडे को टेस्ट होगा, फिर से याद रखिएगा, संडे को टेस्ट होगा और वो टेस्ट बिल्कुल फ्री होगा। और वो टेस्ट होगा लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन पर। और लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के मोबाइल एप्लीकेशन पर ध्यान रखना, दिन में 10 बजे से लेकर के 11:30 तक होगा। 50 टोटल प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे तो 100 नंबर हो जाएंगे। और जो 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये ध्यान रखना, 1/3 नेगेटिव रहेगी, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। एग्जैक्ट 10 बजे शुरू हो जाएगा और एग्जैक्ट 11:30 पर खत्म हो जाएगा। और एक चीज और क्लियर कर लेना, इस टेस्ट के अंदर 21 प्रश्न
21% आपके प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के होंगे, 21 क्वेश्चन हैं वो आपके सिंपल इंटरेस्ट के होंगे, और लगभग 8 क्वेश्चन जो होंगे ना वो परसेंटेज के होंगे। तब जाकर के हमारा टॉपिक खत्म होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, आज तकनीकी समस्या की वजह से क्लास सुबह नहीं हो पाई, तो ये क्लास आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है, नोट्स बना लेना। और हाँ, एक काम और करना यार, मैं कहना ही भूल गया, जो भी हमारा टॉपिक खत्म होता है ना, उस टॉपिक के लास्ट में एक पन्ना दोनों साइड से खाली वाला छोड़ते चलना, क्योंकि तुम्हें पता है थोड़े दिन बाद में वनपाल का एग्जाम है जून के अंदर, थोड़े दिन बाद में आपका एलडीसी का एग्जाम है। तो एलडीसी में भी इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, वनपाल में भी इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। तो सीधी सी बात है ना कि वो जो क्वेश्चन आएंगे, लाभ हानि के क्वेश्चन है लाभ हानि में लिखना, प्रतिशत के क्वेश्चन है प्रतिशत में लिखना। तुमने प्रतिशत में पेज खाली छोड़ा नहीं, तो अब 2 छोड़ देना, एक प्रतिशत का, एक लाभ हानि का। आगे जो आएंगे ना उसमें सब में छोड़ना है। गणित का पूरा कोर्स कराऊंगा, शुरू से लेकर एंड तक कराऊंगा, कोई स्पीड नहीं बढ़ेगी, हर टॉपिक को कवर करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे, अभी थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी खत्म होने के बाद एमसीक्यू करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे। इतना पढ़ लेंगे कि भाई आपके एग्जाम का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।